जय हिंद। देखिए, इस वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के जो हाल ही में एग्ज़ाम हो रहे हैं उनके बारे में। हम जो डिटेल 14 और 15 अक्टूबर 2022 को मैथ्स के क्वेश्चन आए हैं, कहाँ के क्वेश्चन, मैथ्स के, उनके बारे में आज हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। 14 और 15 के अक्टूबर के मैथ्स के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या अपना अप्रोच रहेगा, सबके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चन अब बदल गए हैं, उनका पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे आने वाले ये इसके एग्जाम में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के। ठीक है, तो आइए देखना शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। ध्यान से देखिएगा पूरे वीडियो को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा दिखेगा कि क्या लिखा है, एक सेकंड, लिखा हुआ है कि, एक सेकंड, हाँ, लिखा हुआ है कि x जो है y से 60% अधिक कुशल है। y अकेला एक कार्य को 80 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए x और y समान कार्य का 52% कितने समय में पूरा करेंगे। चलो इस क्वेश्चन को बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, पहले एक बात बताओ, x और y की बात क्या बोल रहा है कि एक जो है दूसरे से, यानी x जो है y से 60% अधिक कार्यकुशल है। अब एक बात बताओ, 60% को अगर मैं रेशियो में कन्वर्ट करूं तो क्या लिख सकता हूं, 60/100। और 60/100 का मतलब क्या होता है, 0 0 कटा, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, यानी 3/5। अब कह रहा कि x जो है y से 60% अधिक कुशल है, नहीं 5 होगा y का। अगर y का 5 है तो x का क्या हो जाएगा, 3 अधिक है, यानी 8 हो जाएगा। ठीक, यही कह रहा ना रेशियो इफिशियंसी का। चलो ठीक है, अब कह रहा कि बाई अकेला एक कार्य को 80 दिनों में करता है, यानी बाई जो है इसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा, 80 दिनों में। तो 80 दिनों में, तो जब इफिशियंसी को, सॉरी ये बाई का नहीं, ये इसका है, बाई का है, एक्स में लिख दिया मैंने, रुको, ये जो है बाई का है। बाई जो है एक कार्य को कितने दिन में उसी कार्य को कर रहा, 80 दिन में। और बाई की इफिशियंसी कितनी है, 5 है। तो 80 गुणे जब 5 करोगे, यानी कि दिन में गुणा करोगे इफिशियंसी को, तो अपने को क्या मिलेगा, टोटल वर्क मिलेगा। और ये सबके लिए समान होगा, तो 80 गुणे 5 करोगे 400 आएगा। 400 क्या आ जाएगा आपका, टोटल वर्क। यानी कि 400 जब टोटल वर्क हो गया तो आपको पूछ रहा है कि समान कार्य का 52%। तो सबसे पहले समान कार्य का 52% निकालेंगे। 1 मिनट मिटा के लिख देता हूँ। देखो क्या बोल रहा है कि x बाई, यानी x आपका जो है 60% अधिक है, यानी कि बाई अगर 5 है तो x की एफिशिएंसी क्या होगी, ये। अब उसके बाद कह रहा है कि बाई जो है ना 80 दिनों में काम करता है, तो टोटल वर्क दोनों के लिए क्या हो जाएगा, दोनों का TW 80 गुणे 5 यानी 400। ठीक है, 400 यूनिट। अब उसके बाद एक साथ कार्य करते हुए समान कार्य का 52, तो 400 का 52% पहले निकाल लूँ मैं। 400 गुणे 52/100, 0 0 कटा, यानी 52 चौको 50, चौको 200 और 2 चौको 8, यानी कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, 50 चौको 200 और 2 चौको 8, यानी 208। यानी 208 आपके आ गया 52% इसका। अब 52% को दोनों मिल के कर रहे हैं तो कितने समय में करेंगे। अब देखो जब मिलाओगे तो इसकी एफिशिएंसी 8 है, एक्स की, बाई की 5 है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, 13 एफिशिएंसी होगी। काम कितना करना है, केवल 208, यानी 52%। तो कभी भी, जब कभी भी दिन पूछे तो टोटल वर्क यानी 208 है, और 208 में दोनों की यूनिट को डिवाइड कर दोगे तो आपका क्या पता चल जाएगा यहाँ से कि कितने दिन में ये लोग पूरा करेंगे मिलके। देखो काट दो, 13 एक कम 13, बचा 7, 13 छंग 78, तो लगभग 16 दिन में एक्स और वाई समान कार्य का 52% पूरा करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं अपन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए जो है और बी एक काम को क्रमशः 15 दिन और 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 5 दिनों के लिए एक साथ काम किया, जिसके बाद बी और सी बदल गए, मतलब आपस में बदल गए, बी और सी को बदल दिया। तो शेष काम ए और सी अगले 4 दिनों में, कितने दिन में, अगले 4 दिनों में पूरा करते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। अब क्वेश्चन को समझना, एक एक लाइन से अपन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बोल रहा है ए और बी एक काम को 15 और कितने दिन में करते हैं, 25 दिन में करते हैं। चलो करा देता हूँ, ए है, ये बी है, ये करता है ए 15 दिन में और बी करता है कितने दिन में, 25 दिन में। ठीक, करा दिया। अब उसके बाद कह रहा है, इस तरह नहीं, इस तरह लिखेंगे ज़्यादा बेटर रहेगा। रुको, ए जो है और ये बी है। ठीक है, ए जो है काम को कितने दिन में करता है, ये बी है, एक सेकंड, बी है। ए जो है काम को 15 दिन में करता है, क्वेश्चन बोल रहा, और बी जो है उसी काम को 25 दिन में।
अब दोनों का एलसीएम निकालोगे तो क्या हमें पता चल जाएगा, टोटल वर्क। क्या पता चल जाएगा, टोटल वर्क। एलसीएम क्या आएगा 15 25 का, 5 ही 15, 5 कॉमन आएगा, 5 ही 15, 5 25, यानी कि 75 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 75। अब आगे पढ़ो, क्वेश्चन को बोल रहा, उन्होंने 5 दिनों के लिए एक साथ काम किया। चलो बढ़िया है। इससे पहले मैं इफिशियंसी दोनों की निकाल लूँ, तब मैं एक साथ काम 5 दिन कराऊंगा। देखो कैसे निकालूंगा, 75/15 करूँगा तो ए की इफिशियंसी आएगी 5, और 75/25 करूँगा तो बी की 3 आएगी। दोनों को जोड़ के, क्योंकि दोनों जो है 5 दिन तक साथ काम कर रहे हैं, दोनों को जोड़ोगे तो 8 होगा, और 5 दिन काम कराओगे तो 8 गुणे 5 बराबर 40 यूनिट हो जाएगा। यानी कि 40 यूनिट काम तो साथ में कर दिए, था कितना 75, तो कितना बच गया अभी 40 30 70, यानी 35 यूनिट काम अभी बच गया। कितना बच गया, 35। अब इस 35 यूनिट काम को जो है ना कौन करेंगे, ए और सी करेंगे, क्योंकि अब जो है बी हट गया है, बी की जगह कौन आ गया 5 दिन बाद, सी आ गया। यानी कि इस 35 यूनिट काम को कौन करेंगे, ए और सी मिल के करेंगे। देखो तो करा देता हूँ, ए प्लस सी जो मिल के करेंगे कितने दिन, 35 यूनिट काम, ठीक है। अब एक बात बताओ, 4 दिन तक करेंगे तो यानी कि 4 दिन तक करेंगे तो टोटल वर्क जितना बच गया है 35, उसमें बटे 4 कर दूंगा, और ए प्लस सी की इफिशियंसी के साथ। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ए की इफिशियंसी तो 5 दी हुई है तो मैं लिख देता हूँ, लेकिन सी की इफिशियंसी नहीं दी हुई है, ठीक है, तो सी ही लिख देता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 35/4। अब क्या करेंगे, 5 को उधर पक्षांतर करोगे तो सी की इफिशियंसी आ जाएगी। कैसे आएगी, 35/4 माइनस का 5 इधर जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दोगे, एक सेकंड, 35/4 और माइनस हो जाएगा ये 5। अब इसको सॉल्व कर दोगे, चलो इधर लिख देता हूँ, रुको मिटा के, 1 मिनट मिटा के फिर से लिख देता हूँ छोटा करके। देखो क्या बोल रहा है कि 35 यूनिट काम बचा जिसको करेंगे ए और सी 4 दिनों में। तो देखो ऐसे करेंगे, ए प्लस सी की मैं बात करूं तो ये जो हो जाएंगे 35/4 हो जाएंगे। काम 35 यूनिट है और 4 आपका दिन होगा, और टोटल वर्क में अगर आप दिन को डिवाइड करो तो इफिशियंसी पता चलती है। तो इफिशियंसी पहले निकालना है, तो ए की कितनी 5 दी हुई है ऑटोमेटिक, सी की निकालना है बराबर 35/4 कर देंगे। अब क्या करना है, ये जो ए है ना, ए की 5 को इधर पक्षांतर कर दो तो सी की इफिशियंसी निकल आएगी। तो सी की इफिशियंसी कितनी आएगी, 35/4 माइनस 5। जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 15/4 आएगा। क्या आएगा, 15/4, यानी सी की इफिशियंसी 15/4 आ गई। अब काम कितना बचा है अपने पास, शेष काम का ही 4 दिन का बताना है। अब शेष काम कितना बचा है, 35 यूनिट बचा हुआ है। अब 35 यूनिट को करेगा कौन, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना था, 75 यूनिट था। सी की इफिशियंसी कितनी है, 15/4 है। तो टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशियंसी सी की, तो दिन आ जाएगा। तो चलो कर देते हैं, इसको मिटा रहा हूँ। देखो टोटल अपना वर्क कितना था 75, और 15/4 क्या थी, सी की यूनिट थी 15/4, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, सी कितने दिन में करेगा, तो 75 ऊपर जाएगा तो चिन्ह बदल ऊपर चला जाएगा, यानी 4 ऊपर चले जाएगा और 15 नीचे आ जाएगा। 15 कम 15, 15 × 75, 5, यानी 5 चौको 20 हो जाएगा, यानी डायरेक्ट 20। यानी सी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से है। अब स्पीड थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, समझो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2349 है, तो तीनों संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ अनुपात क्या है, 2x है, 3x है और 4x है, संख्याओं का अनुपात, ठीक है। तो अगर कह रहा है कि इनके वर्गों का योग है, तो सबसे पहले सबका वर्ग कर लेता हूँ। 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4x², ठीक है। बात करूँ इसका 3 का वर्ग यानी 9x² हो जाएगा, प्लस 4 का वर्ग जो हो जाएगा 16x²। और तीनों का योग कितना आ रहा है भाई, 2349 क्वेश्चन में बोला है, ठीक। तो यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे x की वैल्यू निकाल लेंगे, सबको जोड़ देंगे, 16 9 25 4 29, यानी 29x² बराबर क्या आ जाएगा, 2349, ठीक है। अब x² के लिए क्या करेंगे, इसको 29 को इधर डिवाइड कर देंगे, ठीक है, कर देते हैं। तो x² की वैल्यू आ जाएगी, करेंगे तो कितना आएगा, सॉल्व करिए ज़रा, कितनी बार जाएगा ये भाग, ये जो है आपका जाएगा 29 एकम 29 अट्ठे होगा 1, और ये 81, यानी 81 बार चला जाएगा डायरेक्ट। क्या हो जाएगा, 81 बार चला जाएगा। तो x² बराबर 81 आया, तो x बराबर क्या होगा, 9 होगा। क्या होगा, 9 होगा।
अगर x बराबर 9 है तो 2x 3x और 4x की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि पूछा क्या है क्वेश्चन में, तीनों संख्याओं का औसत बताओ। तीनों संख्याओं का औसत क्या होता है, तीनों संख्याओं को जोड़ के बटे 3 कर दो, जितनी संख्या हो, टोटल सम और बटे टोटल नंबर, यही तो होता है औसत। तो चलो कर देता हूँ। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या होगा, 2 + 3x + 4x यानी 3 2 5 4 9x होगा। अब x की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 × 9 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ये सम हो गया। और टोटल संख्याएं कितनी है, 1 2 3, यानी बटे 3 कर दूंगा, 3 × 1 = 3, 27 3 81, यानी 27 क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का औसत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, चलो समझते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक सेकंड। क्वेश्चन बोल रहा है कि कक्षा ए और बी में छात्रों की कुल संख्या 72 है, ठीक है। ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या की 40% अधिक है, कोई बात नहीं। बी में छात्रों का औसत अंक ए की छात्रों की तुलना में 50% अधिक है। यदि ए और बी सभी छात्रों का औसत अंक 58 है तो ए में छात्रों का औसत अंक क्या होगा। ए में छात्रों का औसत अंक आपसे पूछा है। अब समझना क्वेश्चन अपन कहाँ से उठाएंगे। सबसे पहले क्या बोला है, छात्रों का टोटल योग कितना है, 72 है। आगे लाइन में क्या बोला है कि ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या से 40% अधिक है, तो मैं यहीं से क्वेश्चन उठा लूँगा। ए ये है बी, अगर बोलता है कि ए में छात्रों की संख्या बी से 40% अधिक है, तो 40% का मतलब क्या होता है भाई, 40% का मतलब होता है, अगर मैं इसको रेशियो में बदल लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2/5, ठीक। यानी कि ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या से कितनी है, सॉरी यहाँ पे 40% अधिक है। तो आप कह सकते हो कि 2 अधिक है 5 से, तो जिसकी भी होगी, तो यानी कि अगर बी 5 है तो 2 अधिक यानी 7 होगी ए, अगर संख्या रेशियो में बात करूँ तो। यही बोल रहा है ना आपके हिसाब या क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन को समझते हैं, इसके आगे क्या करना पड़ेगा, ठीक। इतना हो गया, एक सेकंड, एक सेकंड रुकिएगा। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। आगे अब क्या बोल रहा है कि बी में छात्रों का औसत अंक ए में छात्रों की तुलना में 50% अधिक है। अब ये भी बोल रहा है, चलो ये मैंने इसका नंबर यानी एन निकाल लिया दोनों का, ठीक। अब एवरेज भी निकाल लूँ, एवरेज अंक बोल रहा है, क्या बोल रहा है, 50% का मतलब क्या होता है, 1/2, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर ए 2 है तो बी क्या होगा, 3 होगा। यानी ए का अगर औसत अंक 2x है तो बी का क्या होगा, 3x, तभी ना 50% अधिक होगा, ठीक है। इतना हो गया। अब इन दोनों से क्या कर सकते हैं अपन, सम निकाल सकते हैं। सम क्या निकालेंगे, सम। तो सम क्या आएगा, 7 × 2 करोगे तो इसका क्या आएगा, सम 14x आएगा। और अगले वाले का 5 × 3x करोगे तो 15x सम आएगा, यानी बी का आ गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि ए और बी सभी छात्रों का औसत अंक 58 है, कितना है, 58 है, ठीक। ए और बी सभी छात्रों का औसत अंक 58 है, लेकिन अपने को औसत क्या होता है, समेशन ऑफ सम, मतलब टोटल सम बटे टोटल नंबर। तो अगर मैं अपने हिसाब से सोचूं तो टोटल सम में अपने को कितना मिला है, 14 + 15 कितना हो जाएगा, 19x। 19x बटे टोटल नंबर कितना है, 7 + 12 है रेशियो में। और इसकी जो वैल्यू है क्या दी हुई है, औसत 58 दिया है, तो रख देता हूँ। जैसे ही रखूँगा तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी कटे पीटे, कैसे कटेगा, ये 29 हो जाएगा, सॉरी एक सेकंड, ये 29 हो जाएगा, 19 नहीं। अगर 14 और 15 जोड़ोगे तो कितना होगा, रुको, 14 और 15 जोड़ोगे तो कितना होगा, 29 होगा, कितना होगा, 29, ठीक है। 29x/12 यानी टोटल नंबर समेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर, ये हो जाएगा आपका एवरेज, और इसकी वैल्यू 58 दी है। अब क्या करना है, यहाँ से x की वैल्यू निकालेगा, 29 × 29, 29 दूनी 58 कट जाएगा, और कटेगा क्या, बिल्कुल ये गुणा हो जाएगा, उधर जाएगा तो क्या होगा, 12 चौको 12 दूनी 24, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 24। अगर x बराबर 24 आया तो x का ही क्या पूछ रहा था, छात्रों का औसत अंक, क्या पूछ रहा था, छात्रों का औसत अंक। तो x बराबर कितना आया, 24 आ गया, ठीक। लेकिन छात्रों का औसत अंक क्या था क्वेश्चन में, ध्यान से देखो यहाँ पे 2x था, क्या था, a का 2x औसत अंक। तो अगर x 24 आया तो 2x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 24 × 2 48, यानी कि 48 होगा आपका औसत अंक x का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 28% बचाता है,
यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और व्यय में 5% कमी होती है तो उसकी बचत x% की वृद्धि होती है। तो x का निकटतम मान बताना है। आपके पास ये ऑप्शन रखे हुए हैं, ठीक है। कैसे करोगे इसको देखो, मैं यहाँ पे आय यानी इनकम को आई से डिनोट करता हूँ, ठीक है। खर्च यानी एक्सपेंडिचर होता है, उसको ई से डिनोट करता हूँ, और बचत यानी सेविंग को एस से डिनोट कर देता हूँ। अब क्वेश्चन के हिसाब से चलता हूँ। मान लो उसका इनकम 100 रुपये रहा होगा, लेट सपोज 100 रहा होगा, तो बचाता कितना है, यानी सेविंग कितना करता है 28% यानी 28, तो बचाएगा कितना, बचाएगा 72, क्योंकि उसकी इनकम से अगर सेविंग घटा दूंगा तो खर्च आ जाएगा, यानी खर्च कितना होगा 72 होगा, ठीक है। अब अगली लाइन में बोल रहा है कि आय में 20% की वृद्धि हो जाए, यानी 100 में 20% की वृद्धि यानी 20 की वृद्धि होगी, ठीक। अगर 100 आय में 20% की वृद्धि हुई है, व्यय यानी खर्चे में 5% की कमी हो जाए। अब कितना है 72 है, तो 72 का 5% कितना होता है 3.6, यानी कि खर्चे में माइनस कर दें 3.6, ठीक है। कमी कह रहा है क्वेश्चन के हिसाब से, तो पूछ रहा है यहाँ पे कि बचत में x% की वृद्धि होती है तो x का मान, यानी बचत में कितने % की वृद्धि होगी, यही पूछ रहा है आपसे डायरेक्ट, ठीक है। तो अब आप सोचो कि अगर 20 रुपये आपका क्या है इनकम बढ़ रही, जिसमें से 3.6% खर्च में कमी हो रही है, ठीक है, तब आपकी बचत कितनी होगी। तो बचत पहले ही 28 हो रही थी, और अगर इन दोनों को जोड़ दें, यानी इनकम को, और अगर मान लो खर्च में भी कमी कर रहा तो जुड़ जाएगा। अगर खर्च में अधिक कर रहा होता तो घटता, लेकिन खर्च में कमी कर रहा माइनस हो तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, इनकम और खर्च में कमी, यानी ये भी जुड़ के आएगा, तो ये दोनों जोड़ दो। तो 20 + 3 23.6, यानी कि वो कहीं ना कहीं अब जो है 23.6 रुपये बचा रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो अगर 23.6 रुपये ज़्यादा बचा रहा है तो आपको बताना क्या है, x% की वैल्यू बताना था। तो बिल्कुल बता सकते हो इसी से। कैसे बता सकते हो, देखो ऐसे बता सकते हो कि अगर कह सकते हो कि 23.6% की वृद्धि हुई है, कितने में से 28 में से सेविंग्स में, और परसेंट के लिए क्या कर दोगे, गुणे 100 कर दोगे, ठीक है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो जीरो पॉइंट हट जाएगा, नीचे एक जीरो आएगा, जीरो जीरो एक कट जाएगा। अब 28 से क्या है भाग जाएगा, 4 से ज़्यादा जाएगा, 4 7 28, 4 पंचे 20, 4 नहीं है 36, यानी कि आपका 590/7 आया। अब 590/7 को जब सॉल्व करोगे ना, तो ये आपको क्या देगा वैल्यू, 590/7 को जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, यानी लगभग 84.3% आपका एक्स की वैल्यू आएगी। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं दोबारा से बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमल अपनी मासिक आय का x% बचाता है, उसके मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है। अगर उसकी मासिक आय में 26% की वृद्धि होती तो उसकी मासिक बचत 60% होती। कहने का मतलब अपनी मासिक आय में बचाता है x% है, उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, ठीक है। अगर उसकी मासिक आय में 26% की वृद्धि होती तो 60%, उसकी मासिक आय में 60% की वृद्धि होती, ठीक है। तो x, आपको x का मूल्य बताना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, समझिए। सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं। इनकम को मैं आई से डिनोट करता हूँ, खर्च को ई से, और बचत को सेविंग यानी एस से। देखो मान लो 100 रुपये कमल की आय होगी, ठीक है, जिसमें से वो एक्स बचाता है, x% क्वेश्चन कह रहा है, तो वो खर्चा कितना करता होगा, 100 - x करता होगा, है ना, क्योंकि इनकम से ही सेविंग घटा दोगे तो खर्चा पता चल जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि अगर उसकी मासिक आय में 26% की वृद्धि हो, यानी 100 है तो 100 में 26%, यानी 26 की वृद्धि हो गई आय में, मान लो, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि खर्चे के बारे में बोला है, कि खर्चे के बारे में क्या बोला है, अच्छा, मासिक बचत में 60% वृद्धि होती है, ठीक है। अब 60% का मतलब क्या होता है, 60% को अगर रेशियो में लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो, 3/5, यानी कि आप कह सकते हो एक्स उसकी सेविंग्स थी, तो अब वृद्धि कितनी हो गई, एक्स का 3/5 वृद्धि हो गई, यानी कि आप बोल सकते हो कि वृद्धि जो हुई है 3x/5 हुई है, ठीक। अगर ये सेविंग में वृद्धि हुई है तो आपका यहाँ से खर्चा क्या आएगा, यानी 26 जो है, 26 में से क्या करोगे, इसको घटा दोगे यानी बचत वाले को, तो आपको क्या पता चल जाएगा, खर्चा पता चल जाएगा। और खर्चा क्या होगा आपका, 100 - x, यानी पहले जो खर्चा था उससे बटे 5 हो जाएगा, ठीक। एक सेकंड और मिटा के इधर लिख देता हूँ, रुको, इसको मिटा देता हूँ। हाँ, इतना हुआ, चलो इतना हुआ। उसके बाद अब क्या करना है, एक सेकंड,
कलम धीमा चलने लगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एक चीज़ देखना है, और जो आपको निकालना है कि x का मूल्य, यानी x क्या है, x% शुरू में बचाता है, शुरू में बचाया कितना है 26 हमको दिख रहा, तो 26 जो है किसके बराबर हो जाएगा, 26 आपके बराबर हो जाएगा 100 माइनस x और प्लस का 3x/5, यानी दोनों को जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे शेविंग्स पता चल जाएंगी, तो जोड़ दो। तो कैसे जोड़ोगे, 100 माइनस x प्लस 3x डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो यहाँ से जब x की वैल्यू आप निकालोगे तो ये कटे पीटे क्या हो जाएगा, उधर जाएगा 26 पंचे 130 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 100 प्लस 2x। अब यहाँ से जब सॉल्व करोगे ना तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, सबको सॉल्व करके 15, क्या आ जाएगी 15। अगर x की वैल्यू 15 आई तो आप कह सकते हो कि जो सामने वाला बंदा है ना x% बचा रहा है वो 15% बता रहा होगा, ठीक है, कितना 15%। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आई होप आप समझ पाए होगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है परंतु 30% कम वजन का उपयोग करता है, तो लाभ % बताइए। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, इनको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इनको हम ध्यान से देखेंगे, ठीक है। एक बात बताओ, क्या कह रहा है कि वस्तुओं को क्रय मूल्य पे ही बेचता है लेकिन 30% का लाभ पाता है। अब मैं मान लेता हूँ कि सामने वाला बंदा है जो ना 100 रुपये में 100 ग्राम कोई वस्तु खरीदा, क्या किया, 100 रुपये में 100 ग्राम वस्तु खरीदा, ठीक है। अब कह रहा है कि वस्तुओं को क्रय मूल्य पे ही बेचता है, तो बेचता कितना है, 100 रुपये पे ही बेचता है, बट कर क्या रहा वो, परंतु वह 30% कम वजन का प्रयोग करता है, यानी 100 ग्राम लिया था, अब 100 ग्राम का 30% कम कितना होगा, 70 होगा, कितना होगा 70। तो सामने वाला बंदा क्या करता है कि जब दे रहा है किसी को तो 70 में दे रहा है, अगर 70 ग्राम ही दे रहा है तो आप कह सकते हो कि उसने 1 ग्राम 1 रुपये में ख़रीदा होगा, बट 70 ग्राम जो है 70 रुपये का होगा, तो 100 ग्राम की जगह वो 30% कम यानी 70 ग्राम ही दे रहा है, यानी 70 रुपये में दे रहा। तो 70 रुपये की चीज़ उसने खरीदी थी, लेकिन दे कितना रहा, सामने वाले को बता रहा है कि भाई साहब मैं 100 ग्राम ही दे रहा हूँ, और 100 ग्राम का कीमत जो है 100 रुपये ही होगा क्योंकि मैं क्रय मूल्य पे ही दे रहा हूँ। तो 70 रुपये की चीज़ दे रहा है, बट बता कितने की रहा है वो, 100 रुपये की चीज़ बता रहा है क्योंकि वजन में कम करके। तो आप % बता सकते हो लाभ का, तो 70 से अगर 30 हो रहा है, अगर CP 70 है और SP 100 है तो 30 का क्या हो जाएगा, 1 मिनट मिटा के लिख देता हूँ, देखो अगर इसको समझो ऐसे, अगर 1 रुपये में 1 ग्राम, ठीक है, तो 100 रुपये में कितने ग्राम, 100 ग्राम खरीदा उसने, ठीक है। उसके बाद किया क्या कि उसने कहा कि क्रय मूल्य पे ही बेचूंगा, यानी कि मान लो उसने 100 ग्राम बेचा, तो 100 ग्राम एक्चुअल में 100 रुपये में बेचना चाहिए, तो उसने 100 रुपये में तो बेच दिया, बट कर क्या रहा है कि 100 ग्राम की जो कीमत की जगह वो केवल दे रहा है 30% कम करके, यानी 70 ग्राम ही दे रहा, और 70 ग्राम खरीदा कितने का था, 70 रुपये का, यानी कि उस 70 की चीज़ जो खरीदा था उसको दे कितने की रहा, 100 की, तो लाभ कितने का होगा, 30 का होगा। अब % में निकाल दो, 30 का लाभ होगा कितने में से, 70 में से, और % के लिए गुणे 100, यानी 0 0 कटा और 300/7 हो जाएगा, और 300/7 को जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 42 सही 6/7 आएगी, क्या आएगी 42 पॉइंट कुछ करके वैल्यू आएगी, बाकी आप निकाल लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, जो समझो आप। क्या लिखा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है परंतु वह 1 किलो की जगह करता क्या है, 960 ग्राम वजन का ही प्रयोग करता है, तो लाभ % निकालो। किया क्या उसने, मान लो 100 ग्राम, 1 किलो को छोड़ो 1000 ग्राम ही मान लेता हूँ इसके हिसाब से, 1000 ग्राम जो है, चलो 100 ग्राम ही मान लो तब भी वैल्यू आ जाएगी। 100 ग्राम चीज़ें जो है ना क्रय मूल्य पे ही बेचने का दावा करता है, नहीं जितने में खरीदा उतने में बेचेगा। 100 ग्राम चीज़ मान लो 100 रुपये खरीदा होगा, ठीक, 1 किलो की जगह 960 ग्राम का ही प्रयोग करता है, चलो 1000 ग्राम ही मान लेता हूँ, अगर 960 ग्राम करा तो 1000 ग्राम जो है 1000 रुपये में ख़रीदा होगा मान लो, अब वो 960 ग्राम ही देता है। अब 960 ग्राम की वैल्यू क्या हो जाएगी, ख़रीदा कितने में होगा, 960 रुपये में, ठीक। अब क्या करता है कि जब 960 ग्राम बेचेगा ना तो 1000 में बेचेगा, ठीक है, क्योंकि वो बोल रहा है क्रय मूल्य पे ही बेचूंगा, और ख़रीदने वाले को तो नहीं पता है भाई कि ये 960 ग्राम ही दे रहा है बट्टा मार के मेरा। तो किया क्या कि 960 रुपये खरीदी हुई चीज़ को 1000 में दे दिया, कितने में दे दिया, 1000 में। तो अब 1000 में दे दिया 960 वाली चीज़ को, तो उसको कहीं ना कहीं 40 का लाभ हुआ, किस में से, 960 में से, तो लिख देता हूँ 40 का लाभ हुआ 960 में से। अब % के लिए गुणे 100 कर दो, 0 0 कटा, 4 से 4 ये कितना कटेगा, 4 दूनी 8, 4 चौको 16 यानी 24, यानी और कट जाएगा 4 6 24,
और 25 चौको 100 यानी 6/25 यानी कि 6 चौको 24 4 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो 4.2 इसका राइट आंसर होगा जहाँ तक है, ये 42 नहीं 4.2 है। ठीक है, तो इस तरह से बना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जल्दी जल्दी। चलो एक सेकंड रुकिएगा, ये ब्रश बार बार दिक्कत कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है, परंतु वह 30% कम तौलता है। तो वास्तविक हानि बताइए। हानि हो रही लेकिन कैसे होगी समझो। देखो मान लो 100 की चीज़ लिया, 100 की चीज़ कितने में लेगा, 100 ग्राम चीज़ लेगा 100 रुपये में, मान लो ख़रीदा उसने, ठीक है, दुकानदार ने किसी और से, और अपनी वस्तुओं पर 44% की हानि पर बेचने का वादा करता है। सामने वाले को बता रहा जो हमने 100 की चीज़ खरीदी है ना, उसको आपको 44% यानी 44 में कम में देंगे, यानी 56 में ही दे देंगे। 44 कम 100 से 44 कम 56 में दे देंगे, 56 में दे देंगे। परंतु करता क्या है वो, 30% कम वजन का यूज करता है, यानी कि 100 ग्राम की जगह दे कितना रहा भाई साहब, वो 30% कम यानी 70 ही दे रहा। अब 70 जो खरीदा होगा 70 रुपये में ख़रीदा होगा, तो यानी कि 70 रुपये में ख़रीदा है और सामने वाले को 56 में बेच रहा है, यानी कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है। तो कितने का लॉस हो रहा है उसको, 14 का लॉस हो रहा, 14 का लॉस हो रहा। कितने का, 14 का। कितने में से, 70 में से। सीपी क्या है 70, और परसेंट के लिए गुणे 100 कर दोगे। हल कर लो, 14 कम 14, 14 15 17, 70, 5 कम 5, 5 20 100, यानी 20% आपका क्या आ गया, उसकी हानि आ गई। क्या आ गई, हानि। ठीक है, एक्चुअल हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जल्दी जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपके सामने, कुछ इस तरह से है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 10% लाभ पर बेचता है। मतलब एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% लाभ पर बेचने की बात तो करता है सामने वाले से, बट होता क्या है, परंतु वह 20% कम दाम भी तौलता है, यानी कम वजन भी तौलता है। तो एक्चुअल लाभ उसे कितने का होगा समझो। मान लो 100 ग्राम चीज़ 100 की खरीदा होगा, कितने की, 100 की रुपए की। अब करता क्या है कि अपनी वस्तुओं पर 10% लाभ का कहता है, यानी 100 की खरीदा होगा, यानी 110 में बेचने की बात करता है। ठीक है, सामने वाले को, लेकिन 20% कम वजन यूज करते हैं, यानी कि 100 ग्राम था तो 20% ये 80 ग्राम ही देगा। और 80 ग्राम की रुपए कितना था, 80 रुपये था। कितना था, 80 रुपये। यानी कि 80 रुपये में जो चीज़ खरीदा है दे कितने में रहा है, 110, यानी 30 अधिक में दे रहा है। अब कैसे करोगे इसे, 30 से लाभ हुआ, 80 में से CP गुणे 100, तो आपका आ जाएगा राइट आंसर। 0 0 कटा, यानी ये कितना हो गया, 300/8। अब 300/8 को सॉल्व कर लो भैया, तो 300/8 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देख लो, और वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब 300/8 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा देखो, 4 से 4 दूनी 4 से कट जाएगा क्या, 4 से 28, 4 पंचे 20, यानी कि 7 5 75, 75/2, यानी कि 37.37 सही 1/2 आएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी जल्दी बढ़ चलते हैं, समय के अभाव के कारण आप लोगों का भी ज़्यादा समय नष्ट नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको कुछ इस तरह से लिखा हुआ दिख रहा है, पढ़ो जरा। क्या लिखा है, लिखा है एक आकृति, यानी कि दी गई आकृति में, आकृति तो दी ही नहीं है, रुको मैं बना देता हूँ आकृति। देखो ये आकृति थी, क्या थी, ये गोला है, ये इसका केंद्र है, ये इसकी जीवा खींच दिया, और इसके यहाँ से जो आपकी एक क्या खींच दिया, त्रिज्याएँ ले ली हैं। क्या, ये त्रिज्याएँ इसकी परिधि से, और ये त्रिज्याएँ, और ये वृत्त का केंद्र क्या है, O है। ठीक है, और ये R है, क्या है, R, और ये जो है आपका P है, और ये क्या है, Q, यानी त्रिभुज इसके अंदर बना है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है 64 है। कितनी है, 64 डिग्री अंदर वाले की। ठीक है, अब कह रहा है, पढ़ते हूँ, दिए अगर आकृति में O जो है वृत्त का केंद्र है, यदि कोण PRQ की वैल्यू 64 डिग्री, यानी PRQ की वैल्यू कितनी है, 64 है, तो कोण OPQ की वैल्यू बताना है। O यानी ये, और PQ यानी इसकी वैल्यू बताना है, किसकी, इसकी। तो इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे आओ समझते हैं। देखो आपको पता होगा कि वृत्त के जब केंद्र से ऊपर कोई भी रेखा खींच के यहाँ जा रही है, तो उसके सम्मुख जो होंगे, सम्मुख भुजाओं का जो कोण होगा वो हम बराबर होगा, यानी कि ये अगर थीटा है तो ये वाला कोण भी क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो दो कोणों का थीटा थीटा मैंने मान लिया, और तीसरा जो कोण है उसके सामने, यानी सम्मुख जो केंद्र से डाला गया आपका ये बन रहा है, परिधि से डाला गया कोई जीवा, तो उसके जो सामने वाला कोण है केंद्र पे, तो उसकी वैल्यू हमेशा उसकी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। यानी ये 64 है तो ये क्या होगा, डबल होगा, यहाँ 128 होगा। अब क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसको मान लो अंदर वाले को जो लिखा हुआ है P
ओ क्यू, यानी इसको जो निकालना है तो इसको क्या मान लोगे आप, ये थीटा है 128 हो जाएगा। ये तीनों कोणों को कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होता है त्रिभुज के। अब थीटा थीटा क्या हो जाएगा, दो कोण 2 थीटा हो जाएगा, और एक कोण अपने को पता है क्या, हाँ पता है कितना है 128, यानी प्लस 128, यानी 2 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 128। अब 2 थीटा बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और ये थीटा निकालना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 26। ठीक है, आई होप आप ये क्वेश्चन समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन CISI से बहुत पूछा जा रहा है इस बार, इसलिए इस क्वेश्चन को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 750 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपये हो जाती है, तो यह राशि कितनी है। ऐसे क्वेश्चनों को करने का हम एक सिंपल सा तरीका देखेंगे। देखो, मान लो P ये मूलधन रहा होगा, मूलधन से क्या हुआ कि एक साल में, एक ईयर में क्या हुआ, ये राशि जो है चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से कितनी हो गई, 750 हो गई। अब यही राशि एक साल और आगे गई तो कितनी हो गई, 1 ईयर आगे, और तो ये हो गई 900। क्वेश्चन बोल रहा, तो जब कभी भी इनका जो 2 बार का दिया हुआ चक्रवृद्धि ब्याज में साल बराबर, जैसे वहाँ भी टाइम 1 ईयर है, यहाँ भी टाइम 1 ईयर है, जब कभी भी समय बराबर हो तो एक फार्मूला होता है, तुरंत कर देना। इससे क्या होता है, P अपान पहले वाली की राशि 750 बराबर पहले वाली की राशि बटे दूसरे वाली की राशि, 750 बटे दूसरे वाली की 900। ये आप इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ से P निकाल लो, क्योंकि मूलधन ही तो निकालना है ना, राशि यानी मूलधन निकालना है, तो P की वैल्यू निकाल लोगे, 0 0 कटा, और ये 0 इससे कट जाएगा, 75 गुणे 75 बटे 9 हो जाएगा। P बराबर क्या हो जाएगा, रुको मिटा के इधर लिख देता हूँ, 1 सेकंड रुकना। यानी कि ये जब कट गया तो ये P बराबर क्या आ जाएगा, 75 ये, और ये 75 ऊपर जाएगा, यानी 75 गुणे 75, और ये बटे का ये 9 इधर आएगा, हाँ ये तो 9 नीचे ही रहेगा। अब 9 से देखो जाएगा क्या, 3 त्रिका 9, 25 तियाँ 75, 3 एक कम 3, 25 तियाँ 75, यानी 25 गुणे 25 यानी 625 आपका मूलधन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप तब करना है जब आपको वर्ष जो है चक्रवृद्धि ब्याज में अलग अलग आपका मिश्र धन दिया है, लेकिन वर्ष बराबर, यहाँ भी 1 ईयर हो यहाँ भी 1 ईयर हो, तो आप ये तरीका करके क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। ठीक है, बाकी तरीके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन अपन समय यहाँ पे नष्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13वां देखेंगे, जो दिल्ली पुलिस में पूछा जा रहा है, हेड कांस्टेबल में। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि 1200 रुपये पर 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। जब चक्रवृद्धि ब्याज जो है वार्षिक को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 वर्ष का पूछा है ना चक्रवृद्धि ब्याज, तो पहला वर्ष लिख देता हूँ, दूसरा वर्ष लिख देता हूँ। 20%, यानी पहले वर्ष 20% ही रहेगा चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष 20% तो रहेगा, लेकिन पहले वर्ष का भी 20% जुड़ता है, चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्कर कटा कटा के। तो 20 का 20% कितना होगा, 20 का एक 10% होता है 2, यानी 1 हो जाएगा आपका, नहीं 20 का 20% 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 20 का जो 10% होता है 2, तो 20% 4 हो जाएगा। सबको जोड़ दो, 20 + 4 यानी 44% आ गया, 20 20 40 4 44%, यानी कि आपका जो मूलधन 1200 है उसका 44% और निकालना है, और वही आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। तो 1200 का 44% क्या होता है भाई साहब, बता दो, वही आपका आंसर हो जाएगा। लिख देता हूँ, देखो 1200 गुणे 44%, यानी 44/100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कटे, 12 गुणे 44 हो जाएगा, और 12 गुणे 44 क्या आएगा, 12 गुणे 44 होता है 528, तो राइट आंसर हो जाएगा 528। इस तरह से आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 कारें ए तथा बी एक शहर से दूसरे शहर की ओर क्रमशः 60 किलोमीटर पर घंटा और 108 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलती हैं। यदि कार बी को कार ए की तुलना में 2 घंटा कम समय लगता है, तो दोनों शहरों के बीच की दूरी, यानी डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है, डिस्टेंस। बहुत ही सिंपल तरीका है ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि ये मान लो एक दूरी है ए से बी, अब 2 कार चलती हैं, सॉरी दूरी मान लो क्या है, एक्स और वाई है, क्या है, एक्स और वाई। अब 2 कार चलती हैं, यानी एक ए चलती है और एक बी चलती है। ठीक है, नहीं यार, ये कार शहर दिया है, 1 मिनट रुकिएगा, फिर से बता रहा हूँ, रुको 1 सेकंड वेट। देखो मान लो ए से बी तक दूरी है, जिसको मुझे पता नहीं क्या दूरी है, लेकिन 2 कारें ऐसे ऐसे चलती हैं। अब कह रहा है कि दोनों कारों की जो बीच है समय जो है ना, 2 घंटे का अंतराल है, कितने घंटे का, दोनों की चाल है कि 60 किलोमीटर है कि 108 किलोमीटर है। दोनों शहरों के बीच की दूरी निकालने के लिए कभी भी ऐसा अगर क्वेश्चन दे दे तो डायरेक्ट फार्मूला लगाओ, कौन सा, D बराबर S1 S2 बटे S2 - S1,
और इनटू में हो जाएगा आपका टाइम का डिफरेंस। क्या हो जाएगा? टाइम डिफरेंस। ये फार्मूला नोट कर लो। कभी भी अगर आपको टाइम निकालना हो और आपको दो चालें दी हुई हो, दोनों के बीच का समय अंतर दिया हो, तो ये फार्मूला लगाओगे। क्या फार्मूला है? D बराबर S1 S2 बटे S2 माइनस S1, यानी दोनों चालों का अंतर। देखो, दोनों चालों का गुणनफल बटे दोनों चालों का अंतर गुणे टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस 2 घंटे दिया है, चाल क्या है? 60 और 108 दी है। पुट कर दो। चलो पुट कर देता हूँ, मैं इधर पुट कर देता हूँ। 1 सेकंड रुकना, इसको मिटा के पुट कर देता हूँ, रुकना। चलिए पुट कर देता हूँ इधर। देखो, S1 S2 क्या है आपका? 60 गुणे 108 है। 60 गुणे क्या है? 108 है, बटे S2 माइनस S1, यानी दोनों के बीच डिफरेंस देखें कितना हो जाएगा। तो 100 से 100 यानी कि 40 बचेगा, और 8 48, यानी डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका? 48 हो जाएगा। 48 डायरेक्ट लिख देता हूँ। और टाइम का डिफरेंस कितना है? 2 घंटे है, तो गुणे 2 कर दो इसमें। ठीक है, 2 कर दो। क्या कर दो? 2 कर दो। काट दो, कट जाएगा क्या? 6 हम 60, 6 है 48, 2 एक कम 2, 2 चौको 8। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10, 2 चौको 8, 54 गुणे 5। अब 54 गुणे 5 क्या होता है भाई? वही आपका आंसर होगा 270। 270 क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। तो ये फार्मूला याद रखना, इस फार्मूले पे ही पुट कर देना। S1 S2 बटे S2 माइनस S1 गुणे टाइम का डिफरेंस। ठीक है, बाकी वैल्यू तो आपको पुट करना आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं जल्द से जल्द। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि देखो, 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर पर घंटे की चाल से किसी टेलीग्राफ के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगी। अब देखो, 75 किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी अगर दिया है, तो ये एक्चुअल में दिया क्या है आप समझो। ये रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, लेकिन डिस्टेंस नहीं दिया है। और डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है बताओ? 1 सेकेंड। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, यही तो होता है ना, चाल गुणे समय। अब डिस्टेंस यहाँ पे दी है क्या? हाँ यार, यहाँ पे 75 किलोमीटर डिस्टेंस, सॉरी 75 मीटर दी हुई है रेलगाड़ी की। ठीक है, रख दिया डिस्टेंस। एस कितना है? स्पीड कितना? 60 दिया है। ठीक है, लेकिन याद रखो कि 75 अगर ये मीटर में है, तो आपको स्पीड किलोमीटर पर घंटे में दी है, तो उसको अगर किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, क्योंकि 60 किलोमीटर को, तो 5/18 करेंगे बदलने के लिए मीटर पर सेकंड में। और टाइम क्या हो जाएगा? टाइम क्या हो जाएगा? टाइम दिया है आपका कितना? टाइम नहीं दिया है, टाइम ही तो निकालना है। ठीक है, टाइम टी लिख दूंगा। अब सॉल्व कर लो, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? सबको इधर ला लो। ठीक है, ये 5/18 है। ठीक है, क्योंकि मीटर पर सेकंड में अगर बदलूँ किलोमीटर पर घंटे को, तो 5/18 गुणा करूँगा। अब इधर ला लो, पहले तो काट दो। देखो, 6×18 6 60, यानी कि 50/3 आया, तो इधर ला दो 50/3 को, तो 75 गुणे 3, और ये नीचे आ जाएगा 50, यानी 25 दूना 50, 25 75, यानी 3 त्रिकाई 9/2। अब 9/2 का मतलब होता है 4.5, तो 4.5 जो होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 1 सेकंड, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ये कह रहा है कि व्यंजकों को सरल कीजिए। एक्चुअल में ये लिखा क्या है समझाता हूँ, रुको। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको समझना है। कैसे सरल करोगे इसको? यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउट वो है, मतलब यहाँ पे आपका ये बार भी लगा होना चाहिए। 1 सेकंड, एक्चुअल में ये लिखा कैसे था ये समझो। देखो, ये लिखा था ऐसे, यहाँ पे लगा था आपका क्या? बार कोष्टक। अगर ये इतना लगा दोगे बार, तो कैसे सॉल्व करोगे? इसका नियम होता है बोडमास रूल। क्या होता है? बोडमास, BODMAS, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ को यानी का वाले को, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्ट लास्ट में। तो सबसे पहले अपन बार कोष्टक को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में भी। तो 7×4 क्या हो जाएगा? बार कोष्टक 11, और 25 में 11 चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? एक चला गया 14, यानी 14 यहाँ से आया। अब 29 में 14 चले गए तो कितना बचेगा? 29 माइनस 14 होगा ना ये, तो 14 चले गए तो कितना बचेगा? 14 दून 15 बचेगा। कितना? 15। अब 36 में 15 घटा दीजिए। 36 में इस वाले 36 से 15 घटाओगे। सबसे पहले बार वाले को सॉल्व करना है, यहाँ पे बार लगा हुआ है। ठीक है, तो 36 माइनस 15 करोगे तो 15 दूनी 30, 6 36, यानी कि 15 6 21, कितना बचेगा? 21। अब 45 लास्ट में, तो 45 माइनस 21 कर दो, तो 45 माइनस 21 कितना होगा? देखो, 21 दूनी 42, 4, यानी कि 21 4 25, यानी 25 नहीं 24, 24 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है।
तो ये था आज का हमारा पूरा वीडियो सेगमेंट एसएससी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के लिए। हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो या कोई कमेंट आपको करना हो, सजेशन देना हो, तो आप सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए आप, है ना, ताकि आगे की अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, जिनका भी एग्ज़ाम कल है उनको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है।